हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैराथन जी के जी स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने राज्यों की सीरीज की शुरुआत की थी और हम लोगों ने बहुत सारे राज्यों के बारे में पढ़ लिया है पूरा विस्तार से, और आज फिर से एक राज्य की एक बेहतरीन वीडियो लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। और आज हम लोग जिस राज्य के बारे में बात करने वाले हैं उसे मतलब कहते हैं ना कि वो राज्य इतनी खूबसूरत है हर मामलों में, हर मायनों में, जिसका आप अंदाजा भी लगा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मणिपुर, जो आपके एक पूर्वोत्तर भारत का एक बड़े ही खूबसूरत राज्यों में गिना जाता है। तो चलिए मणिपुर के जुड़े हुए बेहतरीन जो चीजें हैं उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं, जो हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार हमसे रिपीट होता है। तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। कुछ मिनट हम आपका खर्च करेंगे जिससे कि आपके लाइफ की जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं वो बेटर बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए तो बात करते हैं हम लोग मणिपुर की। मणिपुर जो है उससे संबंधित अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसकी हिस्ट्री वाले पार्ट को, कि आखिर मणिपुर का इतिहास कहाँ से और कैसे शुरू होता है। ज़्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है, जितना एग्जाम में पूछा जाता है उन्हीं सब और टॉपिकों पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हिस्ट्री देख ले तो मणिपुर का जो लिखित इतिहास मिलता है दोस्तों, ये करीब 33 ईस्वी से रिटेन फॉर्म में मिलना शुरू होता है। और ये 33 ईस्वी आप याद रखना, इससे पहले भी इतिहास रहा होगा, ऐसा नहीं है कि इतिहास नहीं होगा, लेकिन जो रिटेन फॉर्मेट में मिला वो 33 AD से मिलना शुरू होता है। कब? जब पंख गवा नाम का एक व्यक्ति था, जब उसका राज्य अभिषेक होता है उसी के साथ मणिपुर की रिटेन हिस्ट्री जो है मिलनी स्टार्ट हो जाती थी। इस आदमी का नाम भी याद रखना है, पंख गवा नाम के व्यक्ति का राज्याभिषेक। करीब करीब ये 100 साल से भी ज्यादा दिनों तक जो है मणिपुर पर शासन किया था। आगे देखिए तो इतिहास में मणिपुर को और कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे इसको मैत्रबाक, कमलैम्पू, पोंथा कलम इत्यादि नामों से भी जाना गया। थोड़ा सा लैंग्वेज है मणिपुरी टाइप का, तो नाम भी उसी तरह का होगा, इसलिए आप इसे बस नॉलेज के पर्पज से याद रखना। ऐसे एग्जाम में 9 के बराबर आपसे पूछा जाता है। तो इन सब नामों से, जिसमें जो मैत्रबाक नाम है ये ज्यादातर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये थोड़ा सा आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। आगे देखें तो करीब कहा जाता है कि 1819 से लेकर के 1825 तक, ठीक है, कब से कब तक? 19 से लेकर के 25 तक मणिपुर पर बर्मा के लोगों का, यानी एक तरह से कह लो बर्मीज जो थे, जो बर्मा से रिलेट करते थे, म्यांमार के जो लोग थे, उनका शासन मणिपुर पे रहा है। ठीक है, कब से कब तक दोस्त? तो 1819 से लेकर के 1825 के बीच में बर्मा। अच्छा बर्मा जो है ये म्यांमार का पुराना नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद क्या होता है कि इस बर्मीज के शासन को समाप्त करने के बाद जो मणिपुर के जो राजा रजवाड़े थे उन लोगों का शासन चलना स्टार्ट होता है। फिर आती है बारी ब्रिटिशों की। ब्रिटिशों की कहानी शुरू होती है 1891 से। ये डेट याद रखना, वीवीआई कर लो, ये पूछता है एग्जामिनेशन में कि 1891 में मणिपुर में जो है जो ब्रिटिश थे उसके अधीन मणिपुर आ जाता है। और यहाँ जो मणिपुर के शासक हैं उनके बीच और अंग्रेजों के बीच एक लड़ाई होती है, जिस लड़ाई में मणिपुर का जो शासक होता है वो हार जाता है। फिर अंग्रेजों का वर्चस्व जो है वो मणिपुर पर आ जाता है। कौन थे वो शासक? तो देखो, मणिपुर में ब्रिटिश शासन का अधीन हो जाना, एक युद्ध है जिसका नाम है खोंगजोम युद्ध, ये नाम याद रखना है। ये युद्ध 1891 में हुआ था। अंग्रेज थे एक और, वर्सेस का मतलब होता है विरुद्ध, अंग्रेज विरुद्ध मणिपुरी शासक, जो मणिपुर के शासक थे उस समय उनके बीच हुआ था। और इस शासक के जो सेनापति थे उनका नाम था पावना ब्रजवासी, है ना, ये याद रखना है, पावना ब्रजवासी। इन्हीं को अंग्रेजों ने युद्ध में पराजित करके और मणिपुर पर अपना अधिकार कर लिया था। तो हो सकता है यह प्रश्न आपसे पूछा जाए कि किसके हराने के बाद मणिपुर को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था। डेट ईयर बहुत महत्वपूर्ण है, 1891। कहीं कहीं युद्ध भी आपसे पूछ सकता है, तो युद्ध को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अब जो अंग्रेज 1891 से मणिपुर पर शासन करने लगे और इनकी शासन की जो अवधि रही ये करीब 1947, जब भारत आज़ाद हुआ है उसी के साथ मणिपुर से भी अंग्रेज जो है वो उनको फ्री कर दिए, छोड़ दिए। यानी आप कह सकते हो कि 1947 में जब अंग्रेजों ने मणिपुर को छोड़ा, है ना, ये याद रखना, कब आज़ाद हुआ? भारत के साथ ही आज़ाद हुआ था।
तो उस समय जो वहाँ के शासक थे, मणिपुर के जो शासक थे, उनका नाम था बोधचंद्र। ठीक है, चूंकि अंग्रेज भी शासन करते थे और राजा महाराजा का भी दौर चल रहा था हमारे यहाँ, तो दोनों साथ साथ रहते थे, है ना। हाँ, अंग्रेजों का वर्चस्व ज्यादा था, राजाओं का कम था। तो उस समय जो राजा था वो था बोधचंद्र, जो मणिपुर का शासक था। कब की बात है ये? 1947 की। ठीक, जब अंग्रेज हमारे भारत से चले जाते हैं तो मणिपुर को जो है अब भारत संघ में शामिल करने की बात आती है। और फाइनली 15 अक्टूबर 1949, ये डेट याद रखना, 15 अक्टूबर 1949 को भारतीय संघ में मणिपुर को शामिल कर लिया जाता है। जो भारतीय संघ बन रहा था उस समय, जो देशी प्रांतों को मिला करके एक बड़ा यूनियन बनाया जा रहा था, उसमें 1949 में किसको शामिल कर लिया गया है? मणिपुर को। और फिर से अंततः कह लीजिए 21 जनवरी 1972, ये डेट याद रखना है, 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को भारत सरकार पूर्ण राज्य का दर्जा दे देता है और इस प्रकार से मणिपुर भारत का एक राज्य बन जाता है। तो इस तरह से जो मणिपुर की इतिहास वाली कहानी थी वो हमने अभी देखा। एक बार फिर से इसको समझ लीजिएगा, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। चलते हैं अगली स्लाइड में। अब जानते हैं मणिपुर के परिचय के बारे में कि मणिपुर से रिलेटेड और क्या क्या पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। ये थी हिस्ट्री की बात। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। बात करते हैं मणिपुर के परिचय की। इससे पहले की जो स्लाइड थी उसमें हमने मणिपुर के इतिहास के बारे में आपको बताया था कि आखिर मणिपुर की उत्पत्ति, उसका गठन किस तरह से हुआ था। अभी परिचय की हम बात करें तो आपको जैसा कि पता है कि भारत का यह एक पूर्वोत्तर राज्य है, यानी नॉर्थ ईस्ट स्टेट आप इसे कहते हैं, उत्तर पूर्वी राज्य या पूर्वोत्तर राज्य भी इसे कहा जाता है। ठीक, चलो अगर हम इसकी स्थापना या यहीं पर आप इसे गठन की अगर बात कर दें तो इसका गठन 21 जनवरी 1972 को भारत के एक राज्य के रूप में हुआ था। इससे पहले मणिपुर जो था ये भारत का राज्य नहीं था, केंद्र शासित प्रदेश। फिर कुछ दूसरे कैटेगरी के स्टेट में ये वहां पहचाना जाता था भारत में। फाइनली इसे पूर्ण राज्य का दर्जा 21 जनवरी 1972 को दिया गया था। वहीं अगर हम इसकी राजधानी की बात करें तो आप सब अवेयर होंगे इससे, इसकी जो राजधानी है वो इम्फाल इसकी राजधानी है। कहाँ राजधानी इसकी? इम्फाल। अगर हम यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें, सीएम की बात करें तो एन वीरेन सिंह जो है, ये आप इनका नाम याद रखेंगे, ये अभी प्रेजेंट में मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। वहीं अगर हम गवर्नर की बात करें, राज्यपाल की बात करें तो नजमा हेपतुल्ला जी का नाम याद रखना है, ये यहाँ की अभी गवर्नर हैं, डेट मीन्स राज्यपाल। दोस्तों परिचय में आगे देखें अगर हम तो यहाँ की आधिकारिक भाषा, जिसको आप ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, अगर हम आधिकारिक भाषा की बात करें तो ये मणिपुर है, जिसको मेइती भाषा भी कहा जाता है। मेइती ही आगे मणिपुर के नाम से भी जाना गया है, तो आप मणिपुर भाषा के लिए मेइती भाषा भी आप इसे कह सकते हैं। आप सबको पता होगा कि मणिपुर भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भी जगह मिला हुआ है। तो आई होप आप सब कमेंट जरूर करें कि मणिपुर को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष और किस संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था। कमेंट जरूर कीजिएगा, मणिपुर कब संविधान में शामिल हुआ था। अगर हम यहाँ की साक्षरता दर की बात करें तो 79.85%, ये अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 है। 2011 के जनगणना के अनुसार ये डेटा आपको बताया जा रहा है। 79.85% यहाँ की लिटरेसी रेट है। वहीं अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर जो है निवास करते हैं लोग। तो ये जनसंख्या घनत्व आप याद रखना है आपको। चलिए अगर यहाँ की जिलों की संख्या की बात करें, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट देखें तो 16 जिले मणिपुर में हैं अभी प्रेजेंट में। तो ये नंबर्स भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ के उच्च न्यायालय की बात करें तो मणिपुर उच्च न्यायालय, ये आपको याद रखना है। दोस्तों आपको बता दूं कि बहुत सालों तक मणिपुर का अपना उच्च न्यायालय नहीं था। इधर आकर के 2012-13 के सेशन में जो है मणिपुर का अपना उच्च न्यायालय बना था। यानी इससे पहले ये जो है वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधीन जो है वो काम करता था। फिलहाल इसका अपना उच्च न्यायालय है। तो आप याद रखना मणिपुर का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो मणिपुर उच्च न्यायालय है। वहीं अगर हम इसके क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें भारत में स्थान तो 23वें स्थान पर, और जनसंख्या की दृष्टि से भी 23वें स्थान पर इसका नाम आता है।
कुछ समय पहले तक ये 24वें स्थान पर था, बट आज के डेट में 23वें, क्योंकि जम्मू कश्मीर रिमूव हो चुका है राज्य के नाम से। तो कहीं कहीं आपको 24वां भी दिख जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। दोनों 23 ही याद रखना, जनसंख्या दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी ये 23वें स्थान पर आता है। वहीं अगर हम बात करें जनजातियों के बारे में, तो दोस्तों आपको पता होगा कि मणिपुर जो है वो जनजातियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर काफी मात्रा में जनजाति निवास करते हैं। और अगर हम गवर्नमेंट के रिकॉर्ड को देखें तो गवर्नमेंट के द्वारा पहचाने गए जनजातियों में 33 जो है, ये याद रखना है, 33 जनजाति की संख्या बताई जाती है गवर्नमेंट की रिकॉर्ड अनुसार, लेकिन वहां पर इससे भी ज्यादा जनजाति निवास करती हैं। इसमें कई सारी प्रमुख जनजाति हैं जो हम आगे की स्लाइड में आपसे डिस्कस करेंगे, जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई मणिपुर के परिचय की बात, जो इंट्रोडक्शन होता है कि मणिपुर से संबंधित क्या क्या प्रश्न आपसे नॉर्मली पूछा जा सकता है। अब चलते हैं कि राजकीय तथ्य के ऊपर थोड़ा सा नजर डालें अगर हम, कि इसके जो स्टेट सिंबल्स हैं ये कौन कौन है, इससे भी प्रश्न कभी कभी आपको देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले स्टेट एम्बलम की बात करें, जिसका राजकीय चिन्ह है वो है कांगला शाह। याद रखना, कांगला शाह, ये एक तरह का पशु के प्रकार का कुछ आकृति आपको दिख जाएगा इसके एम्बलम में, जो राज का प्रतीक है, तो कांगला शाह याद रखना है। वहीं अगर हम पक्षी की बात करें तो याद रखना है नौगेन, ये यहाँ की पक्षी जो एक प्रकार का धारीदार तीतर होता है, यहाँ का राजकीय पक्षी है। अगर पशु की माने एनिमल की अगर बात करें तो संघाई याद रखिएगा दोस्तों, मणिपुर का जो राजकीय पशु है वो है संघाई, ठीक है। अगर वही हम फूल की बात करें, फ्लावर की बात करें, तो सिरोई लिली, ये काफी प्रसिद्ध नाम है, जो मणिपुर, एक तरह से मणिपुर इसके लिए जाना जाता है, पहचाना जाता है सिरोई लिली को लेकर के। तो इसके ऊपर अभी हम लोग आगे और बहुत कुछ बात करने वाले हैं इसके। तो याद रखना सिरोई लिली जो है ये मणिपुर का राजकीय पुष्प है, फूल है, ठीक है। आगे देखिए अगर वृक्ष की बात करें तो अनिंगथाउ, याद रखना अनिंगथाउ जो है ये यहाँ की राजकीय वृक्ष घोषित कर दिया गया है। तो इस तरह से हमने देखा कि मणिपुर की जो परिचय है, मणिपुर से संबंधित जो परिचय इंट्रोडक्शन के जो पार्ट्स थे, उन सारे बिंदुओं को हम लोगों ने यहाँ पर विस्तार से देखा। अब चलते हैं आगे मणिपुर से संबंधित कुछ रोचक तथ्यों को और देखते हैं जो आपके प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बात करते हैं मणिपुर के कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं राजनीतिक परिदृश्य के बारे में। राजनीतिक परिदृश्य कहने का मतलब मेरा ये है कि जो मणिपुर है वहां पर कितने लोकसभा सदस्य हैं, कितने राज्यसभा है, कितने विधानसभा है, इन सब मुद्दों की बात करें तो राज्यसभा सदस्य की संख्या अगर मणिपुर में देखिए तो दोस्तों याद रखना है केवल 1 राज्यसभा सदस्य जो है ये मणिपुर में है। वहीं अगर हम लोकसभा की बात करें तो 2 याद रखना है, ठीक है। तो लोकसभा सदस्य की संख्या 2 है और राज्यसभा सदस्य की संख्या 1 है। वहीं अगर हम विधानसभा सदस्य की संख्या की बात करें तो 60 यानी 60 याद रखना है। क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि क्या मणिपुर जो है ये एक सदनीय व्यवस्था वाला राज्य है या द्विसदनीय व्यवस्था है। तो याद रखना कि ये एक सदनीय व्यवस्था है ना, कैसा है ये, एक सदनीय व्यवस्था वाला राज्य है। द्विसदनीय यानी बाइकैमरल तब होता जब यहाँ विधान परिषद भी शामिल होता, लेकिन यहाँ पर केवल विधानसभा है इसलिए एक सदनीय। वहीं अगर हम इसकी सीमाओं की बात करें, अगर इसके बॉर्डर की बात करें तो यह मिजोरम से, असम से, नागालैंड से और एक ओर से म्यांमार यानी बर्मा से ये जुड़ता है। तो हमारे यहाँ 3 भारतीय के राज्य और एक जो पड़ोसी देश है उससे जो मणिपुर है उसकी सीमाएं लगी हुई हैं। तो याद रखना, खासकर ये वीवीआई बना लेना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि भारत के किस विदेशी पड़ोसी देश से मणिपुर की सीमा लगती है, तो आंसर म्यांमार होगा। यहीं अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो मणिपुर में ऐसे तो कई छोटे बड़े हैं, बट एक जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत महत्वपूर्ण है वो नाम दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, यहाँ से प्रश्न हर बार एग्जाम में आया है। उसका नाम है कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये
बहुत बार एग्जामिनेशन में आया हुआ है, तो आप इसे वीवीए बना लीजिए, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दोस्तों इस राष्ट्रीय उद्यान की कुछ खासियत है, यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। क्या है खासियत? तो याद रखना कि दुनिया का एकमात्र यह तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक है, यहाँ की जो कुछ वन्य जीव जो है या जो पेड़ पौधे हैं ये पानी के बीचों बीच है, एज इट इज तैरता हुआ प्रतीत होते हैं, इसलिए ये दुनिया का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क भी कहलाता है। क्या नाम है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। इससे जुड़ा हुआ एक और विशेष बात याद रखना कि ये लोकटक झील जो मणिपुर की एक काफी प्रसिद्ध झील है, इसका एक अभिन्न अंग है, एक अभिन्न हिस्सा इस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। तो इस तरह से ये दो बातें आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है, चलिए अगर हम यहाँ के डैम की बात करें तो यहाँ पर एक डैम है जो आपके एग्जाम में काफी बार रिपीट हो चुका है, वो है तपाईमुख डैम। तपाईमुख जो बांध है ये बराक नदी पर बना हुआ है और ये मणिपुर में स्थित है। तो इस तरह से याद रखना कि अगर डैम की बात की जाए तो तपाईमुख जो डैम है ये आपको याद हो जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, जैसा कि हमने अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि जो सिरोई लिली है ये मणिपुर का राजकीय फूल है। उस सिरोई लिली के बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो जरा देखें। तो ये सिरोई लिली है, इससे जुड़ा हुआ कुछ खास बातें जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। याद रखना दोस्तों, यह सिरोई नामक पहाड़ी पर पाया जाता है। ये जो सिरोई पहाड़ी है ये मणिपुर में ही स्थित है। मणिपुर में एक डिस्ट्रिक्ट है, नाम याद रखना है उखरुल जिला, है ना। क्या नाम रखना है? उखरुल जिला है, वहीं पर ये पहाड़ी है सिरोई पहाड़ी। और इसी पहाड़ी पर एक विशेष प्रकार की लिली की फूल जो है वो पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं सिरोई लिली। यही मणिपुर की राजकीय फूल है। अब चलो इस सिरोई लिली की जो खोज है ये किया था फ्रैंक किंगडल ने। कहीं कहीं इनका नाम किंगडम भी लिख दिया गया है, बट कंफ्यूज नहीं होना है, फ्रैंक किंगडल ही याद रखेंगे आप। ठीक है, ये फ्रैंक किंगडल वर्ड इन्होंने 1946 में इस फूल की खोज की थी। तो इस तरह से याद रखना है। और इसकी विशेषता है इस फूल की कि अगर आप माइक्रोस्कोप से इस फूल को अगर देखोगे तो ये 7 रंगों में बटा हुआ आपको दिखाई देगा। तो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इसमें 7 रंग दिखाई देते हैं। इस फूल की एक बहुत बड़ी विशेषता है। वहीं अगर हम बात करें तो इसको एक बहुत ही प्रसिद्ध प्राइज भी मिल चुका है। लंदन में एक प्राइज दिया जाता है दोस्तों रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की ओर से, जिसका नाम है मेरिट प्राइज। कौन सा नाम है? मेरिट प्राइज। यह प्राइज इस फूल को 1948 में यानी 1948 में दिया गया था। ठीक है, और लास्ट बात जो याद रखना है, जो उखरुल जिला है जहां पर ये पर्वत पाई जाती है, पहाड़ी है, उस जिला में सिरोई लिली उत्सव भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो आपसे प्रश्न यह पूछ सकता है कि सिरोई लिली महोत्सव या उत्सव या फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर मणिपुर होगा। पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो उखरुल होगा। क्यों मनाई जाती है? क्योंकि ये राजकीय फूल है और कई विशेषताओं से भरा हुआ है। तो ये रहा मणिपुर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कुछ और भी पॉइंट बचे हुए हैं जिसको हम आगे की स्लाइड में देखने वाले हैं। तो हमारे साथ इस वीडियो में पूरा अंत तक बने रहें ऐसे ही बेहतरीन तथ्यों को जानने के लिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो अब बात करते हैं मणिपुर से जुड़ा कुछ और बात। सबसे पहले देखें यहाँ तो उत्सव की बात करते हैं, फेस्टिवल की बात करते हैं। जो फेस्टिवल होता है, उत्सव होता है, वो हर राज्य का अपना एक विशेष तरीका होता है मनाने का। चूंकि ये मणिपुर है तो मणिपुर से संबंधित जो वर्ड्स हैं वो थोड़ा सा मणिपुरी वर्ड्स हैं, इसलिए सारे टर्म्स आपको इंग्लिश में दिख रहे होंगे। तो इंग्लिश में इसको करना थोड़ा सा ज़्यादा आसान है। चलिए बात करते हैं उत्सव, फेस्टिवल। सबसे पहले देखिए एक है लाई होरोबा फेस्टिवल होता है जो मणिपुर में मनाया जाता है। ये याद रखना, लाई होरोबा। इसके बाद याद रखना है यासोंग, है ना, याओ शांग नाम का एक फेस्टिवल होता है जिसे डोल यात्रा नाम से भी जाना जाता है मणिपुर में। ऐसे ये सब फेस्टिवल में सारे फेस्टिवल महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए सबके नाम के ऊपर ज्यादा प्रेशर देने की जरूरत आपको नहीं है। आगे देखिए रथ यात्रा, ये काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि रथ यात्रा, आपको पता है कि उड़ीसा में भी निकलता है, एक रथ यात्रा आपकी मणिपुर में भी
निकलती है। इसके बाद एक कूट फेस्टिवल होता है। यह फेस्टिवल जो है दोस्त, ये कुकी, चीन, मिजो, ये 3 ट्राइब्स का नाम है, यानी आदिवासी जनजातियों के नाम है। इन जनजातियों के द्वारा ये कूट फेस्टिवल जो है मनाया जाता है। कुकी, चीन, मिजो ट्राइब्स यानी आदिवासियों के द्वारा। अगला देखिए, अगला जो है एक है हैकू, है ना, हैकू हिडोंगबा। हैकू हिडोंगबा नाम का एक फेस्टिवल होता है दोस्त। ये फेस्टिवल नाव पे मनाया जाता है। करीब करीब कहा जाता है कि 16 मीटर वाइड नाव होती है, जिस पर यह फेस्टिवल लोग बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो हैक्रू हिडोंगबा याद रखना। चलो आगे देखते हैं, मिंगोल चाकोवा, है ना, मिंगोल चाकोवा। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसको मणिपुर में सोशल फेस्टिवल ऑफ मणिपुरीज के नाम से भी जाना जाता है। ये वहाँ पर सामाजिक फेस्टिवल माना जाता है। तो उत्सव तो हमेशा सारे उत्सव सामाजिक ही होते हैं, लेकिन ये कुछ खास तौर पे मनाया जाने वाला फेस्टिवल है, तो ये याद रखना है, निंगोल चाकोवा। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो है वो है आपका चेरोबा, है ना, चेरोबा। ये फेस्टिवल जो है ये मणिपुर का हैप्पी न्यू ईयर वाला फेस्टिवल होता है ना, मतलब नए साल जो आते हैं उस टाइम यह फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। थोड़ा सा मणिपुरी भाषा है दोस्त, इसलिए नाम थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। तो चिरोबा याद रखना है। ये चिरोबा जो है ये आपकी मणिपुर की न्यू ईयर फेस्टिवल होती है। चलिए अगर हम खेल की बात करें तो एक क्वेश्चन तो हमेशा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जो आपको याद रखना है। जो पोलो दोस्त आप सुने होंगे, पोलो का जो जन्मदाता है, जो शुरुआत होती है, वो मणिपुर की ही देन मानी जाती है। ठीक, ये आगे हम लोग अभी करने वाले हैं। फिलहाल संगोल जो नाम है संगोल कंगजई, ये नाम है संगोल कंगजई। ये मणिपुरी पोलो को कहा जाता है, याद रखना, ये वहाँ का एक प्रसिद्ध लोकप्रिय खेल है। अगला देखें तो अगला है यूबी लकपी, है ना, यूबी लकपी एक खेल है जो मणिपुरी रग्बी को कहा जाता है। रग्बी जो खेल होता है कैच करने वाला, बॉल पकड़ने वाला, वो खेल यहाँ पर लकपी के नाम से है। अगला है मुकना, याद रखना है, मुकना जो है ये मणिपुरी रेसलिंग को कहा जाता है, यानी मणिपुर में एक खास प्रकार की कुश्ती जो होती है, रेसलिंग करी जाती है, जिसको मुकना नाम दिया जाता है। ठीक, अगला फेस्टिवल है कांग, याद रखना, ये फेस्टिवल 1-2 बार एग्जाम में आपको पूछ लिया गया है, ये वीवीआई बना लो। कांग जो है ये एक विशेष प्रकार का खेल है जो कीचड़ जैसे कीचड़ युक्त जगहों में खेला जाता है। तो ये चीज मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है, प्लेड ऑन द मड फ्लोर, जो कीचड़ होता है उसमें ये खास प्रकार का खेल मणिपुर में लोग बड़े ही चाव से खेलते हैं। चलो नृत्य की बात करें, डांस की बात करें, तो मणिपुर की एक डांस काफी प्रसिद्ध है जिसको आप मणिपुरी नृत्य के नाम से जानते हैं। यह नृत्य रासलीला होता है ना, रासलीला नृत्य को ही मणिपुरी नृत्य के रूप में वहां जाना जाता है, तो ये याद रखना है। पोंग चोलम एक नृत्य होता है, इसको भी याद रखना है। इसके बाद मेबी डांस होता है, इसको भी याद रखना है। और फिर नुपा पाला एक डांस है जिसे याद रखना है। इसके अलावा कई और नाम है जो मणिपुर में लोक नृत्य के रूप में जाने जाते हैं, जहां से प्रश्न न के बराबर पूछे गए हैं, तो आप खासकर इसको याद रखना। मणिपुरी नृत्य जो है वो किस प्रकार का नृत्य है, तो एक प्रकार का रासलीला ये नृत्य है। तो चलिए मणिपुर से जुड़ा हुआ कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जो इंपॉर्टेंट फैक्ट की सीरीज में हम आपके सामने लाते हैं, उस स्लाइड की ओर चलते हैं और जानते हैं मणिपुर से जुड़ा महत्वपूर्ण तथ्य को। महत्वपूर्ण तथ्य की अगर बात करें मणिपुर का, तो याद रखना है कि मणिपुर को कई नामों से जाना जाता है। कई सारे नाम है मणिपुर के और कई बार एग्जाम में आपसे पूछा भी जाता है। सबसे पहले तो ये कि ये 7 सिस्टर्स स्टेट में से एक राज्य है, तो ये याद रखना। अगर क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन 7 सिस्टर स्टेट में शामिल है, तो एक राज्य मणिपुर भी शामिल आपका मिलेगा। चलिए आपका एक छोटा सा होमवर्क है, कमेंट में आप बताएं कि आखिर कौन कौन 7 सिस्टर्स में शामिल राज्य है भारत के।
इसे सेवन सिस्टर्स स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुतों बार कि भारत के 7 ऐसे राज्य हैं जिनको सेवन सिस्टर्स का दर्जा दिया गया है। तो चलिए कमेंट में जरूर बताइए कि मणिपुर के अलावे और कौन कौन राज्य सेवन सिस्टर्स में काउंट किए जाते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए सेवन सिस्टर के साथ साथ इसे आभूषणों की भूमि ए ज्वेल्ड लैंड भी कहा जाता है। आभूषणों की भूमि मणिपुर को क्यों कहा जाता है? देखो यहाँ आभूषण तो उतने नहीं है, लेकिन जो प्राकृतिक संपदा है, जो पहाड़ है, पर्वत है, ये इतने ज्यादा है कि उसके एज इट इज आभूषण की तरह मणिपुर को सजा के रखा है। इसीलिए लोग इसे आभूषणों की भूमि और ज्वेल्ड लैंड के नाम से भी कहते हैं। इसे ज्वेल ऑफ इंडिया भी कहा गया है ना, यानी भारत का आभूषण भी आप इसे कहते हैं। अच्छा, एक खास बात, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मणिपुर को ज्वेल ऑफ इंडिया कहा है। ये कई बार एग्जाम में आपको पूछ लिया जाएगा, ठीक है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम याद रखना। मणिपुर को पूरब का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया गया, ठीक है? तो स्विट्जरलैंड भी कहा गया। गेटवे ऑफ द ईस्ट के नाम से भी कहा जाता है मणिपुर को, ठीक है? गेटवे ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसकी चर्चा हम कुछ देर में आपके सामने जरूर करने वाले हैं। चलिए, गेटवे ऑफ द ईस्ट याद रखना, प्लस देश का ऑर्किड बास्केट के नाम से भी मणिपुर को कहा जाता है। ऑर्किड बास्केट भी मणिपुर को कहा जाता है भारत का। तो इस तरह से आपको कई सारे नाम जो हैं वो मिल जाएंगे मणिपुर के बारे में, तो सबको ध्यान में रखेंगे। किसी से भी प्रश्न आपके प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ लिए जा सकते हैं। चलिए, अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हथकरघा। हथकरघा डेट मीन्स हैंडलूम जो होता है, मणिपुर की सबसे बड़ा कुटीर उद्योगों में गिना जाता है, ठीक है? तो याद रखेंगे कि मणिपुर का सबसे बड़ा कुटीर उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा यानी हैंडलूम की बिजनेस जो है वो वहां खूब किया जाता है, ठीक है? यहाँ के मूल निवासी को मेइते जनजाति, वहाँ के खास प्रकार की जनजाति है मेइते जनजाति। याद रखें दोस्त, यहाँ की इनकी जो भाषा है, मेइते जनजाति की जो भाषा है वो है मेइतेई-लोन। मेइतेई-लोन ही भाषा है जिसे हम बोलचाल की भाषा में मणिपुरी भाषा के नाम से जानते हैं, ठीक है? आप क्या कहते हैं इसको? मणिपुरी भाषा बोलते हैं। चलो, एक छोटा सा और होमवर्क आपको, कमेंट में आप बताएंगे कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मणिपुरी भाषा को किस वर्ष और किस संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था। ये होमवर्क आपका रहा। तो चलिए, 1-2 होमवर्क लेते चले। चलिए आगे देखते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, लोकटक झील। ये मणिपुर की शान है दोस्तों, लोकटक झील। जैसे जम्मू कश्मीर में एक वुलर झील है जो मीठे पानी की झील है, उसी तरह से लोकटक झील जो है पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की झीलों में गिना जाता है। तो याद रखना आपका, लोकटक झील जो है ये मीठे पानी की झील है। अगला है जिरीबाम तुपुल इम्फाल। ये एक रेल परियोजना है दोस्त। ये जो है 3 जगहों से होता हुआ गुजरता हुआ एक रेल परियोजना है, जो क्यों खास है? तो ये भारत की सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी रेल सुरंग में काउंट कर लिया गया है। तो याद रखना, एक तो जवाहर सुरंग याद होगा आपको, एक जिरीबाम जो है मणिपुर में बनाया जा रहा है ये रेल सुरंग, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी सुरंग होगी। चलिए, मणिपुर जो है वो एक कृषि प्रधान देश है, खेती बाड़ी वहाँ पर ज़्यादातर लोग किया करते हैं। तो मणिपुर में जो एक खास प्रकार की कृषि होती है वो है झूम खेती। याद रखना, मणिपुर में किस प्रकार की खेती की जाती है? तो झूम जो खेती है ये प्रसिद्ध है मणिपुर में, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, ये वीवीआई बना लो। पोलो जो खेल है, पोलो खेल का जन्मदाता कौन है? तो मणिपुर। कहा जाता है कि मणिपुर में पोलो की शुरुआत हुई थी, बाद में ब्रिटिश इसको लेकर के ब्रिटेन तक पहुंचे, जो आज की डेट में विश्व का एक बड़ा ही प्रसिद्ध खेल बना हुआ है। तो मणिपुर पोलो का जन्मदाता है। चलिए, तो ये भी याद रखना है आपको। अगला, एक वहाँ मार्केट लगता है जिसका नाम है इमाकी थेल। इमाकी थेल नाम का एक मार्केट है जो जो आप इसे कह सकते हैं खैबरम बंद बाजार नाम से भी प्रसिद्ध है। इस मार्केट की खासियत दोस्त ये है कि इस मार्केट में जितने भी विक्रेता हैं, जितने भी बाजार लगते हैं या जितने भी दुकानदार हैं, ये सब के सब महिलाएं हैं। यानी आप कह सकते हो कि यह मार्केट महिलाओं के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है?
तो इस तरह से याद रखना है। अगला देखो, मणिपुर में दो नदियां काफी प्रमुख है जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है, इम्फाल नदी और इरिल नदी। इरिल नदी को वीवीआई बना लीजिए, क्योंकि इम्फाल है तो इम्फाल तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा कि इम्फाल वहां की राजधानी है, तो वो नदी भी मणिपुर में होगा। एक इरिल नदी करके है, उसको याद रखना है आपको। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो मणिपुर से संबंधित है, जिसकी चर्चा हमने आपके सामने भी की। कुछ और पॉइंट बचे हुए हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में अभी जस्ट देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, तो ये मणिपुर से रिलेटेड ये लास्ट स्लाइड है आपकी, और इसके साथ ही मणिपुर का जो इंट्रोडक्शन और जो महत्वपूर्ण टॉपिकों का जो ये वीडियो था ये हम लोग खत्म करेंगे। तो चलिए कुछ मिनट और हमारे साथ बने रहिए। महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर रहे थे हम लोग, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों में कुछ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, जिसको वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं, उसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, क्योंकि महत्वपूर्ण वाला हमने लास्ट में पिछले स्लाइड में हम लोग कर लिया था, जो केबू लामजाओ जो नेशनल पार्क था वो। ये भी कुछ याद रखना, जैसे बनी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, WLS वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, जिसको वन्य जीव अभ्यारण्य कहेंगे। बनिंग है, इसके बाद मकरू है, इसके बाद कैलम है। तो कैलम कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो ये सब के सब मणिपुर में स्थित है। वही अगर हम बात करें कि भारत और वर्मा, वर्मा को हम लोग म्यांमार भी बोलते हैं ना, म्यांमार। भारत और वर्मा तथा जितने भी साउथ ईस्ट कंट्रीज है, दक्षिण पूर्वी जितने भी देश हैं, इन सारे देशों के साथ जो भारत व्यापार प्रसार करता है, इसके लिए मणिपुर एक द्वार, एक गेट के रूप में जो है वो कार्य करता है। इसीलिए इसे गेटवे ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है, जो हमने पिछली बार स्लाइड में आपको बताया था। तो याद रखना कि जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज उसके साथ व्यापार के लिए भारत का प्रमुख राज्य कौन है, तो मणिपुर है। यहीं से लोगों की एंट्री हमारे देश में होगी। आगे देखिए, मणिपुर में 1980 में, ये ईयर आपको याद रखना है, 1980 में सिंचाई परियोजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, 1980 में। वहीं अगर हम बात करें तो 3 NH है दोस्त, 3 NH माने नेशनल हाईवे हैं 3, जो 39, 53 और 150, ये 3 NH है। इनके नाम नंबर से याद रखने हैं आपको। ये मणिपुर के सभी जिलों को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये 3 NH महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम के नजरिए से। वहीं अगर देखें तो इम्फाल पूर्वोत्तर भारत का दूसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा में गिनती होती है। इसकी सबसे बड़ा दूसरा एयरपोर्ट है आपकी पूर्वोत्तर भारत की। ठीक है, इस एयरपोर्ट का नाम याद रखना, वीर तिकेंद्रजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस एयरपोर्ट का नाम है। इस एयरपोर्ट का नाम क्या है, याद रखना है, वीर तिकेंद्रजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये इम्फाल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए, इस अगर हम मणिपुर की बात करें तो मणिपुर से संबंधित तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके एग्जाम में कहीं कभी पूछ लिया जाए, लेकिन जो 2 पर्सनालिटी है मणिपुर की, यहाँ से लगभग एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें पहला नाम तो MC मैरी कॉम का आता है। ये किस खेल से संबंधित है आपको पता है, ये बॉक्सर है। ठीक है, बॉक्सिंग से रिलेटेड है, ये बॉक्सर है। मुक्केबाजी से संबंधित तो भारत की बेहतरीन प्लेयर्स में से एक मानी जाती है MC मैरी कॉम। अभी राज्यसभा से भी सदस्य हैं, ये भी याद रखना है। चलो, इरोम चानू शर्मिला, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध और बड़ा ही फेमस पर्सनालिटी है मणिपुर की, इरोम चानू शर्मिला। इनको मणिपुर में आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता होना चाहिए कि ये करीब करीब 16 वर्षों तक हंगर स्ट्राइक पर रह लेती, भूख हड़ताल पर थी, कुछ खाना पीना नहीं खाती थी, तो इससे इनकी पहचान बनी थी। और इन्होंने हाल ही में अपनी एक राजनीतिक पार्टी का भी गठन किया है, जिसका नाम था प्रजा, है ना, प्रजा राजनीतिक पार्टी जो था ये इनका बना था, और ये मणिपुर से हैं। याद रखना, ये दोनों कहाँ से बिलोंग करते हैं, मणिपुर से। अगर हम यहाँ की प्रसिद्ध स्थान की बात करें तो गोविंद जी मंदिर काफी प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ की। शहीद मीनार, साहा माही मंदिर, जो साना माही मंदिर सॉरी, ये यहाँ की काफी प्रसिद्ध मंदिरों में काउंट किया जाता है। तो इस तरह से आप मणिपुर को एक संक्षेप में उतना सारा चीज देख सकते हो जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आई होप इस वीडियो के बाद अब अलग से मणिपुर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अच्छे से इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार आपको लगे कि हमको रिवाइज करना हो आप कर लीजिए, ताकि कोई प्रश्न आपके एग्जाम में ना छूटे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे दोस्त, और फिर हम लोग मिलेंगे एक और भारत के बेहतरीन राज्य में,
जहां पर हम जानेंगे उससे जुड़ा कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच फैलाएं इसे, ताकि उनको भी फायदा हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंचती रहे, टू द पॉइंट, अप टू डेट होगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, घर में रहें, सेफ रहें। थैंक यू। मैराथन से जुड़ने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।